नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, ये उनके राज्य के किसान नहीं हैं, विरोध प्रदर्शनों के लिए पंजाब जिम्मेदार है। खट्टर ने हरियाणा पुलिस को संयम बरतने पर धन्यवाद दिया। हालांकि हरियाणा पुलिस पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर आलोचना हो रही है। खट्टर ने किसानों के प्रदर्शन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ये भी दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री का कार्यालय प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों पर कार्रवाई को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। अमरिंदर सिंह ने कहा, वह हरियाणा के सीएम के फोन कॉल का जवाब नहीं देंगे, जिस तरह से उन्होंने किसानों के साथ व्यवहार किया है। किसानों ने शनिवार को भी बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड पर जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उन्हें जंतर मंतर पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, वे दिल्ली के बॉर्डर पर ही जमे रहेंगे। किसानों के इस रुख के कारण सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र, पहवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस से उलझने, बैरिकेड तोड़ने और हत्या के प्रयास में 11 किसान नेता नामजद किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाटर कैनन को बंद करने वाले युवक पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हरियाणा, पंजाब के किसानों के समर्थन में कई राज्यों के किसान उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से हजारों किसानों ने शनिवार को दिल्ली के लिए कूच किया। गाजियाबाद में यूपी गेट बॉर्डर के आगे लगी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजीपुर टोल प्लाजा के पास रोक लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों के साथ व्यवहार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसान के ऊपर इतना अन्याय, ऐसी लाठी, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना बीजेपी की सरकार में हो रहा है। यह वही बीजेपी है जिसने कभी किसानों को भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आने पर वो सिर्फ कर्जा माफ नहीं करेगी बल्कि किसानों की आय दोगुनी भी करेगी। उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ यह अध्यादेश आज से लागू हो गया है। बता दें कि पिछले मंगलवार यानी कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। लोक जनशक्ति पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में चिराग ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। चिराग ने कहा, बिहार विधानसभा के अगले चुनाव 2025 से पहले भी हो सकते हैं। हम सभी को 243 विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों में अभी से लग जाना चाहिए ताकि सभी 243 सीटों पर पार्टी बिहार के लिए अपना विजन रख पाए। आज जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 40% मतदान हो चुका है। पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी इस स्थानीय चुनाव में वोट कर रहे हैं। इससे पहले कश्मीर के विशेष दर्जे के कारण वो केवल लोकसभा के चुनाव में ही वोट कर पाते थे। हैदराबाद में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। ये निकाय चुनाव इसलिए भी खास बन गए हैं क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के कई बड़े नेता हैदराबाद में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 पार्षद चुने जाने हैं, जिन पर शहर में प्रशासन और आधारभूत ढांचे के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। दुबक्का उपचुनाव में टीआरएस के खिलाफ बड़ी जीत के बाद बीजेपी निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर आई है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं को निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। सेबी ने एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणव रॉय और राधिका रॉय के शेयर मार्केट में कारोबार करने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही उन्हें 12 साल पहले इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए अवैध रूप से कमाए 16.97 करोड़ रुपए की रकम को लौटाने का निर्देश भी दिया। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों से ये कहते हुए इनकार किया है कि वे इसके खिलाफ तुरंत अपील करेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शनिवार को कोलंबो में एक उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय मैरीटाइम डायलॉग में हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत और श्रीलंका के अलावा मालदीव भी शामिल था। सामुद्रिक सुरक्षा के मसले पर सहयोग के लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका की एक चौथी त्रिपक्षीय बैठक थी, जिसकी मेजबानी श्रीलंका कर रहा था। ये बैठक 6 साल बाद हो रही थी।
भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के नेपाल दौरे के एक दिन बाद चीन ने अपने रक्षा मंत्री वेई फेंग को नेपाल भेजने का फैसला किया है। रविवार यानी कल चीन के रक्षा मंत्री का 1 दिवसीय नेपाल का दौरा है। इस दौरान वो नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के पीएम और सेना प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। विदेशी राजनयिक उन्हें ईरानी परमाणु बम के पिता कहते थे। ईरानी के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने फखरीजादेह की हत्या की निंदा करते हुए इसे राज्य प्रायोजित आतंक की घटना करार दिया। ईरान ने इस घटना में इजरायल का हाथ होने का अंदेशा जताया है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ट्वीट कर कहा है कि आतंकवादियों ने आज ईरान के एक प्रमुख वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। ये बुज़दिल कार्रवाई, जिसमें इजरायल का हाथ होने के गंभीर संकेत हैं, हथियारों की जंग करने के इरादे को दर्शाता है। भारत में एक दिन में 41,322 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 485 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 93,51,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,36,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,14,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 14,44,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल 4 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।